हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम फिर आपके सामने जो वो मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं। ठीक है, जैसे प्रपोजिशन जो अपनी चली है उसका एक पार्ट अपलोड कर दिया। बाकी यहाँ पे भी आज जो आपका प्रपोजिशन रहेगा इंग्लिश के पार्ट में। ठीक है, बाकी आपको पता है कि एचपीजी के रहता है इसमें। ठीक है, और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश, ठीक है, तीनों सेक्शन मिक्स रहते हैं। तो प्रपोजिशन का एक पार्ट कर अपलोड कर लिया और सेकंड पार्ट हम यहीं पे जो प्रपोजिशन आपकी इन मॉक टेस्टों में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आज भी आपका सारा जो प्रपोजिशन का रहेगा फिक्स प्रपोजिशन का। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और हर रोज़ वीडियो आपको पता है कि शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपना टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। ठीक है, बाकी सुनने में आ रहा है कि जो पटवारी और इसकी पुलिस की वैकेंसी है, शायद इसके फॉर्म जो है पटवारी और पुलिस की भर्ती के फॉर्म जो है शायद ये मार्च में निकल जाएं। ठीक है, अगर मार्च में फॉर्म भरे जाते हैं तो इसके जो एग्ज़ाम है वो आपके मई और जून में होने के पूरे पूरे चांस है इसके पटवारी की, जो पटवारी के हैं। और पुलिस का जो है वो थोड़ा सा आगे जा सकता है। ठीक है, ग्राउंड, क्योंकि इसके प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है पुलिस का भी। पहले ग्राउंड होगा, उसके बाद आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। लेकिन पटवारी का जो वो मई जून में हो सकता है आपका ये एग्ज़ाम। और अगर फॉर्म भरे गए अभी मार्च में, मार्च या फरवरी तो होगा नहीं, लेकिन मार्च में भरेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम जो है वो पटवारी के मई जून तक हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना का ये हिमाचल प्रदेश बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नौणी में स्थित है, पालमपुर में है, कांगड़ा में है या नाहन में? तो हिमाचल प्रदेश बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो है ये नौणी में स्थित है। ठीक है, नौणी में, सोलन। नौणी कहाँ पे पड़ता है आपका? ये सोलन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1978 में हुई थी, 1992 में हुई थी, 1996 में या 1975 में? तो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो वो 1978 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश जो तकनीकी शिक्षा मंडल है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो वो धर्मशाला में है, शिमला में है, पालमपुर में है या सुंदरनगर में? तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल जो आपका ये धर्मशाला में स्थित है। ठीक है, धर्मशाला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ, केंद्र जो वो कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र, तो ये धर्मशाला में है, शिमला में है, पालमपुर में है, सुंदरनगर में? तो केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र जो आपका ये पालमपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? पालमपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सरदार अजीत सिंह स्मारक जो वो कहाँ पर स्थित है? तो सरदार अजीत सिंह स्मारक जो ये पंचकुला में है, नाहन में है, पांवटा साहिब में या उन्ना में? तो सरदार अजीत सिंह स्मारक जो आपका है ये पंचकुला में है। ठीक है, पंचकुला। और पंचकुला कहाँ आपका? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि स्वामी विवेकानंद चिकित्सा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जो चिकित्सा संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? ये पालमपुर में है, शिमला में है, टांडा में है, सोलन में? तो स्वामी विवेकानंद जो चिकित्सा संस्थान है आपका ये पालमपुर में स्थित है। ठीक है, पालमपुर कांगड़ा में। ठीक है, पालमपुर कांगड़ा में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्सरा कुंड, अप्सरा कुंड किस जिले में स्थित है? तो अप्सरा कुंड जो कुल्लू में है, शिमला में है, कांगड़ा में है या सोलन में? तो अप्सरा कुंड जो आपका ये कहाँ पे स्थित है? ये है आपके कांगड़ा में। ठीक है, कांगड़ा में स्थित है आपका अप्सरा कुंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध युद्ध स्मारक, ये युद्ध स्मारक जो ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये धर्मशाला में है, पालमपुर में है, सुजानपुर में या नाहन में? तो प्रसिद्ध युद्ध स्मारक जो आपका ये धर्मशाला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? धर्मशाला में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पर्वतारोहण संस्थान जो ये कहाँ पर स्थित है? ये शिमला में है, धर्मशाला में, खजियार में या मनाली में? तो पर्वतारोहण संस्थान जो आपका ये मनाली में स्थित है। ठीक है, मनाली और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मनाली और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ पर स्थित है? पर्वतारोहण संस्थान मनाली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने शिमला में किस वर्ष गेयटी थिएटर खोला था? तो अंग्रेजों ने जो शिमला में किस वर्ष गेयटी थिएटर खोला था? ये 1887 में खोला था, 1897 में,
1847 में या 1852 में? तो 1887 में अंग्रेज़ों ने शिमला में गेयटी थिएटर खोला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजगृह। राजगृह में कौन सा समास है? तो अपने राजगृह में समास बताना। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययी भाव? तो राजगृह राजा का ग्रह, ठीक है, राजा का ग्रह। तो इसमें कौन सा आपका विभक्ति आ गई? कारक विभक्ति आ गई, ठीक है। तो जिसमें भी आपकी कारक विभक्ति आ जाती है वो आपका हो जाता है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाता है, जिसमें भी कारक विभक्ति आपकी आ जाती है। तो राजगृह में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल नयन। कमल नयन में कौन सा समास है? ठीक है, कमल नयन में कौन से समास है? कमल के समान नयन, ठीक है, कमल के समान नयन। नयन कैसे हैं? कमल के समान। तो कमल के समान नयन, तो यहाँ पे क्या आ गई? पहले विशेषता आ गई, और जो पहले विशेषता बताए, ठीक है, जो चीज़ पहले विशेषता बताए वो कौन सा समास हो जाता है? आपका कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है, कर्मधारय समास। तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा कमल नयन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई ए ऐ कौन से स्वर हैं? ठीक है, तो ये अग्र स्वर है, मध्य स्वर है या पश्च स्वर है? तो आपको पता है कि ये कौन से स्वर है? ये जीभ के आधार पर स्वरों के भेद है, ठीक है। तो जीभ के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है अग्र स्वर, ठीक है, एक होता है मध्य स्वर, और एक होते हैं पश्च स्वर। तो जीभ के आधार पर जो स्वरों के भेद है वो कितने हैं? 1 2 3। तो अग्र स्वर में क्या क्या आ जाता है आपका? ई आ जाएगा, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये आ जाएगा अग्र स्वर में। मध्य स्वर में छोटा अ, और पश्च स्वर में बड़ा आ जाएगा, ठीक है, ऊ आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आते हैं आपके? ये पश्च स्वर में। और जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। तो अब इसमें से पूछा गया कि अग्र स्वर कौन? ये ई ए ऐ कौन से स्वर है? तो ये जो स्वर है आपका अग्र स्वर है, ठीक है, अग्र स्वर है। और जीभ के आधार पर स्वरों के भेद है, ये जीभ के आधार पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि च वर्ण कौन से वर्ग में आता है? तो आपको पता है कि च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, अण्य, ये किस वर्ग में आते हैं? च वर्ग में आते हैं, ठीक है, च वर्ग में। और ध्वनियाँ कौन सी है? तालव्य ध्वनि है, ठीक है, तालव्य ध्वनि है। इसमें और कौन कौन सी वर्ण आते हैं? ई य आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है, य आ जाएगा, य आ गया आपका पहले भी, और श, ये भी आपकी कौन सी ध्वनि है? तालव्य ध्वनियाँ है, ठीक है, तालव्य ध्वनि है। और वर्ग कौन सा इसका? ये च छ ज झ ण च वर्ग में आते हैं आपके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गिरीश। गिरीश में संधि कौन सी है? ठीक है, गिरीश में कौन सी संधि है? तो इसका सबसे पहले आप संधि विच्छेद करेंगे तो 2 प्रॉपर शब्द बना लेने जो बनते हैं। तो क्या होगा? गिरिजम ईश, ठीक है, गिरिजम ईश। अब गिरिजम ईश आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ी ई बना रहे हैं, ठीक है। ये छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना रहे हैं? ये छोटी ई की मात्रा आपकी ऊपर से जो लगती है वो छोटी ई की, और जो नीचे को जाती है वो बड़ी ई की। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ी ई बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ी ई बन गई तो क्या बन गया? ये गिरीश, ठीक है। तो ये जो रूल है आपका कौन सी संधि का रूल है? ये आपका गुण संधि का रूल, ठीक है। नहीं, गुण संधि का नहीं आपका, ये जो रूल है आपका दीर्घ संधि का, ठीक है। दीर्घ संधि, जब दो सेम स्वर आपस में मिलकर अपना रूप जो वो बड़ा कर लेते हैं तो वहाँ संधि कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है वहाँ पर। तो ये कौन सी संधि का रूल है? ये दीर्घ स्वर संधि का रूल है, ठीक है। गिरिजम ईस, जब दो सेम स्वर है, ठीक है, जैसे ई या ई मिल गए, ठीक है। बाकी अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल गए, अ प्लस आ मिल गए, तो ये क्या बनाते हैं? आ। छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल गए तो क्या बनाएंगे? ऊ बनाएंगे, ठीक है। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिल गई तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे आपके बड़ी ई, ठीक है। तो जब दो सेम स्वर लगभग आपस में मिल जाते हैं तो वो कौन सी संधि होती है आपकी? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। जब दो स्वर मिलकर अपना रूप बड़ा कर लेते हैं तो वो दीर्घ स्वर संधि होती है, ठीक है।
तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? ग्रीष्म। जब दो सेम स्वर लगभग आपस में सम्मिलित हो गया और अपना रूप दीर्घ कर रहे हैं, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। तो ग्रीष्म में जो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बरोचित। बरोचित नहीं, वीरोचित। ठीक है, वीरोचित। तो पहले अपना प्रॉपर शब्द बना लेना एक। तो वीरोचित को कैसे लिखेंगे आप? वीर जमा उचित। इसका संधि विच्छेद हो गया वीर जमा उचित। अब देखो यहाँ से क्या आ गया? अ आ गया। ठीक है, र अ वीर, अ की साउंड आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? ऊ आ गया। ठीक है, वीरोचित। अ और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन गया? ये कौन सी संधि में होती हैं? जैसे अ और ऊ मिलकर, जैसे अ के बाद ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ये ओ बनाता है। ठीक है, और अ के बाद ई या ई आ जाए तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है आपका ए। ठीक है, ए बनाता है ये। ठीक है, तो ये किस में होता है आपका रूल? ये रूल जो चलता है आपका, ये चलता है गुण संधि में। ठीक है, गुण संधि में। तो ये संधि थोड़े से अपने ध्यान से पढ़ लेनी है, गुण संधि में चलता है ये। तो वीरोचित में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो समास कहा जाता है, संधि कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है या प्रत्यय? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को समास, संधि, उपसर्ग या प्रत्यय? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। ठीक है, संधि कहा जाता है। उपसर्ग आपको पता है कि शब्द के शुरू में यूज होते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में, और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप करना। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो वीर रस का स्थायी भाव बताना आपने अब। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। ठीक है, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। ठीक है, और श्रृंगार, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। ठीक है, और शांत रस, जो शांत रस होता है उसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ठीक है, तो इन तीनों उच्चारों के आपके सबको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अधिनायक में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो दो प्रॉपर शब्द बना लेना आपने। देखो, एक अधि बन गया प्लस नायक बन गया। ठीक है, एक नायक बन गया और दूसरा कौन सा होगा? फिर यह अधि क्या आ जाएगा? आपका उपसर्ग आ जाएगा। तो अधिनायक में कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है? अधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महोदय, महोदय में संधि विच्छेद। तो फिर प्रॉपर शब्द बनाओ पहले, महा जमा उदय। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? आ गया। यहाँ से क्या आ गया? ऊ आ गया। आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं। ठीक है, तो महोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाजमा उदय। और संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? संधि हो जाएगी इसमें गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, गुण संधि हो जाएगी। तो इसमें महोदय में गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का सेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के सेक्शन की। और इंग्लिश के सेक्शन में आज हम प्रपोजिशन ही डिस्कस करेंगे सारा। ठीक है, तो कल जो हमने प्रपोजिशन पढ़ा उसका नेक्स्ट पार्ट भी यहाँ पे हाजिर है। तो क्वेरल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेरल के ऊपर। ठीक है, तो क्वेरल क्या होता है? सबको पता है कि झगड़ा करना। ठीक है, झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना, मतलब झगड़ा करना किसी से। ठीक है, तो जब आप किसी पर्सन से लड़ाई करते हो तो आप क्या यूज़ करेंगे? विद। और कि जब किसी मैटर के ऊपर लड़ाई हो रही है, किसी बात के ऊपर लड़ाई हो रही है, तो आप करेंगे यूज़ ओवर का। ठीक है, तो यहाँ लिखा पर्सन के लिए विद। अब जैसे लिखा सायरा क्वेर्ड। ठीक है, विद। अब क्वेर्ड किससे लड़ाई हो रही है? सायरा की पर्सन से हो रही है ना, क्योंकि हर क्या? हर ब्रदर, हर क्या? ये उसका उसका भाई है। तो किसी के उसके भाई से लड़ाई हो रही है, तो सायरा क्वेर्ड विद आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, विद हर ब्रदर, की उसकी लड़ाई जो उसके भाई से हो रही है। तो पर्सन के लिए क्या यूज़ हो गया? ब्रदर। नेक्स्ट है मैटर। ठीक है, और मैटर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? ओवर। नेक्स्ट लिखा है कि सायरा क्वेर्ड विद हर ब्रदर। अब यहाँ पे देखो, क्वेर्ड विद हर ब्रदर, किसके ऊपर लड़ाई हो रही है? उसकी किस बात के ऊपर लड़ाई हो रही है? तो ये हो रही है ओवर द मैटर ऑफ फूड। मतलब ठीक है, जो खाने की बात पे उसकी झगड़ा हो रहा है। ठीक है, मतलब ये बोलती है कि ये मैंने खाना, वो बोलता है मैंने खाना, तो उस बात पे ये किसी बात के ऊपर झगड़ा हो रहा है, तो ओवर का यूज़ आप करेंगे। ठीक है, तो पर्सन के साथ विद का यूज और मैटर के साथ ओवर का यूज। सिंपल सा कंसेप्ट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है आपका आई वांट टू स्लीप। इसको बाद में सुनाते हैं, पहले इसको देख लीजिए, फिक्स प्रपोजिशन। ठीक है,
जेलियस, तो जेलियस के साथ फिक्स प्रपोजिशन आप ऑफ का यूज करेंगे। आई एम जेलियस ऑफ हिज कार, आई एम जेलियस ऑफ हिज सक्सेस। अब इसको देखते हैं कि आई वॉन्ट, तो सबसे पहले ये देखिए आई वॉन्ट, वॉन्ट क्या है, वर्ब है, ठीक है। आई वॉन्ट वर्ब के रूप में यूज होते हैं, क्या चाहते हो, स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, स्लीप क्या है, स्लीप भी वर्ब होती है, ठीक है, तो स्लीप भी क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे सिंपल सी आपकी बात यूज है, तो ये जो आपकी एक वर्ब आ गई आई वॉन्ट, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, क्या चाहता है, टू स्लीप, स्लीप भी वर्ब है, तो इसमें टू जो है ये किस रूप में यूज़ हुआ है, ये इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन का काम नहीं कर रहा है, ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक वर्ब तो आपकी आ गई और आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, आई वॉन्ट, आप चाहते हो, क्या चाहते हो, सोना चाहते हो, तो आई वॉन्ट टू स्लीप, इसलिए टू लगा के इन्फिनेटिव बनाना पड़ता है, जिसको आप नाउन बोल सकते हो, ठीक है, नाउन के रूप में यूज़ होता है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, बीच में आ गया था ऐसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्लीप यहाँ पे इन्फिनेटिव के रूप में होते हैं, जैसे कोई भी दो वर्ब आ जाए ना तो टू लगा के उसका इन्फिनेटिव बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ही वेंट, ही वेंट, अब वो गई, ही वेंट, अब आगे आप सोचते कि ही वेंट टू स्लीप, ही वेंट टू स्लीप, वह सोने गई, ठीक है, वह सोने गई, नहीं वह सोने गया, ठीक है, ही वेंट टू स्लीप, तो एक वर्ब ये आ गई, ठीक है, एक वर्ब ये आ गई तो दूसरी वर्ब भी आ गई, तो दो वर्बें जो है एक साथ यूज नहीं होती कभी भी, ठीक है, दो वर्ब कभी भी एक साथ यूज नहीं होती, उसको एक साथ लाने के लिए टू का यूज़ किया जाता है, और टू जो यहाँ प्रपोजिशन के रूप में यूज़ नहीं हो रही, तो टू जो वही किस रूप में यूज़ हो रही है, इन्फिनेटिव के रूप में, ठीक है, इन्फिनेटिव के रूप में। और इन्फिनेटिव क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का, और ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रनाउन। तो टू स्लीप यहाँ पे किस रूप में यूज़ हो रहा है, इन्फिनेटिव के रूप में, जिसको आप नाउन बोल सकते हैं, नाउन के रूप में ये यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दो वर्ब, एक वर्ब ये हो गई, एक ये हो गई, दोनों कभी भी एक साथ नहीं आती, इनको जोड़ने के लिए टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये प्रपोजिशन नहीं है, टू यहाँ पे जो है प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो ही वेंट बैक गया, कहाँ गया, सोने गया, ठीक है, ही वेंट टू स्लीप, तो स्लीप भी क्या है, वर्ब है, तो दोनों वर्बों को यूज़ करने के लिए टू का यूज़ करते हैं हम, और टू यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं है, इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ होता है, और ये पूरा आपका नाउन का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। बैग गया, ठीक है, कहाँ गया, मतलब वह ही वेंट टू स्लीप, वह सोने गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इन्फिनेटिव जो वो कैसे यूज़ होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक, आपका लुक का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो लुक के साथ सबसे पहले क्या यूज़ हो रहा है, एट, जिसका मतलब होता है सिंपल सा, आप देख रहे हो कहीं पे तो ठीक है, उसको बोलते हैं लुक एट, देखना कहीं पे सिंपल सा विजिट कर रहे हो, देख रहे हो। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना, कहीं पे आपकी कोई चीज़ पड़ी है घर में, उसको आप नॉर्मली ढूंढ रहे हो, ठीक है। और लुक आफ्टर आप सबको पता है, रख रखाव करना या देखभाल करना, ठीक है, देखभाल करना या रख रखाव करना, उसको बोलते हैं लुक आफ्टर, ठीक है। अब आ गया आपका लुक इनटू होता है जांच पड़ताल करना या छानबीन करना, ठीक है, जो पुलिस करती है छानबीन वो, ठीक है। लुक इनटू यूज़ होगा लुकअप होता है जब आप डिक्शनरी में से कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो, ठीक है, शब्दकोश डिक्शनरी में से कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, तो आप लुकअप का यूज़ कर रहे हो, तब आपने करना लुकअप का यूज़, ठीक है। टू फाइंड समथिंग इन डिक्शनरी, तो आप यूज़ करेंगे लुकअप का यूज़, ठीक है। अब आ गया आपका लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। तो लुक फॉरवर्ड टू होता है मतलब उत्सुकता से किसी का इंतज़ार करना, ठीक है, उत्सुकता से किसी का वेट करना, इंतज़ार करना, बहुत उत्सुकता से, क्यूरियोसिटी से किसी का, बड़ी किसी को क्यूरियोसिटी हो रही है कुछ जानने के लिए, तो वहाँ पे आप लुक फॉरवर्ड टू का यूज होता है प्रपोजिशन में, ठीक है। तो लुक फॉरवर्ड टू उत्सुकता से किसी का इंतज़ार करना। लुकआउट होता है ध्यानपूर्वक, क्या, ध्यानपूर्वक, ध्यान से या फिर ध्यानपूर्वक या ध्यान से होता है लुकआउट का मतलब, ठीक है। तो ये था आपका लुक के यूज़ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको बता दिए यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अब आपका डील इन और डील विद। तो डील इन का यूज़ किया जाता है ट्रेड के लिए, डील विद का यूज़ किया जाता है बिहेवियर के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ एग्जाम्पल आपका, अंकुश डील, ठीक है, इन फर्नीचर। तो अंकुश जो है वो काम करता है, उसका बिजनेस है, ट्रेड है, किसका, फर्नीचर का, तो अंकुश डील इन फर्नीचर, डील्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंकुश सिंगुलर है, तो जब वर्ब के साथ सिंगुलर बनाने के लिए एस का यूज़ किया जाता है।
अंकुश डील्स इन फर्नीचर, ठीक है। अब अंकुश जो वो मतलब ये क्या, फर्नीचर का जो वो व्यापार करता है, ठीक है। जब व्यापार करता है या ट्रेड की बात आती है तो डील्स इन यूज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ डील्स विद का, ये आ गया डील्स इन, अब डील्स विद का, तो डील्स विद का एग्जांपल हो जाएगा अंकुश डील्स विद एवरीवन एवरीवन वेरी पोलाइटली, बहुत नर्म बिहेवियर है उसका, ठीक है। एवरीवन वेरी पोलाइटली, तो अंकुश डील्स विद, अब डील्स विद आ गया यहाँ पे, ठीक है। डील्स विद किसके लिए यूज़ किया गया है, बिहेवियर के लिए यूज़ किया है, ठीक है। अंकुश डील्स विद एवरीवन वेरी पोलाइटली, हर एक से जो उसका व्यवहार जो वो बहुत पोलाइटली है, नम्रतापूर्वक है, ठीक है। तो सिंपल सा है डील्स इन के लिए आप यूज़ करेंगे तब जब फर्नीचर या मतलब बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए आप डील्स इन का यूज़ करेंगे, और डील्स विद का यूज़ करेंगे आप पोलाइटली के लिए। और एक होता है डेल्ट आउट, ठीक है। डेल्ट आउट वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। डेल्ट आउट दिस टॉफी अमंग द स्टूडेंट या चिल्ड्रन, कुछ भी कर लो, तो डेल्ट आउट होता है, उसका मतलब होता है आपका, इतना ज़रूरी नहीं लेकिन याद रख लेना डेल्ट आउट। जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं डेल्ट आउट, तो इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है, बांटना। तो ये डेल्ट, जब कहीं बांटने की बात आई तो अपना डेल्ट के साथ आपने आउट का यूज़ करना है, डील आउट या डेल्ट आउट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट की ओर अफ्रेड ऑफ होता है डरना, ठीक है। जैसे अंकुश इज अफ्रेड ऑफ डॉग, अंकुश जो वो कुत्ते से डरता है, ठीक है। तो अफ्रेड के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का। एंग्री विद, एंग्री किसके साथ, पर्सन के साथ जब एंग्री हो, ठीक है। जब पर्सन के साथ आप एंग्री हो तो विद का यूज़, और अब किसी मैटर पे एंग्री हो तो एट का यूज़, ठीक है। जैसे आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे गुस्सा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये, जब पर्सन के साथ आप एंग्री हो, यू क्या आ गया, पर्सन, तो जब पर्सन के साथ एंग्री हो तो यू का यूज़, और जब किसी बात पे हो तो आप ऐड का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी बात पे हो तो जैसे आई एम एंग्री एट वट ही हैज़ सेड, जो उसने कहा था मैं उस पे गुस्सा हूँ, ठीक है। तो वट ही हैज़ सेड, जो वट ही सेड, ठीक है। आई एम एंग्री एट वट ही सेड, तो मैं गुस्सा हूँ जो उसने कहा था, ठीक है। तो वट ही सेड, उस पर मैं गुस्सा हूँ, तो किसी बात पे है तो एंग्री एट का, और जब किसी पर्सन से हो तो आप किसका यूज़ करेंगे, यू का, ठीक है। विद का, जब किसी पर्सन से हो तो एंग्री विद, और जब किसी बात पे हो तो एंग्री एट का यूज़ करेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि एग्री भी सेम, ठीक है। एग्री भी आपका सेम, एग्री विद, जब किसी पर्सन से सहमत हो तो एग्री विद का यूज़ करेंगे, और जब किसी मैटर पे या बात पे या प्रपोजल पे सहमत हो तो एग्री टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रपोजल पर सहमत हो तो एग्री टू का यूज़ करेंगे। जैसे आई एम एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन प्रपोजिशन का। आगे देखते हैं प्रपोजिशन का, जहाँ तक हो सके सारे कंप्लीट करा देंगे यहीं पे, ठीक है। तो वीडियो को अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।